नमस्कार। नए समय यानी कि शाम 7 बजे डीडी न्यूज़ पर अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम जापान में शिगेरू इशिबा की सरकार की हार और ट्रंप द्वारा ओबामा की गिरफ्तारी का वीडियो शेयर करने पर चर्चा करेंगे और कार्यक्रम के अंत में आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। इजराइल ने मध्य गाजा से लोगों को हटने की जारी की चेतावनी। नए सैन्य अभियान के तहत देर अल बला शहर पर जमीनी और हवाई हमला शुरू। आईडीएफ ने इलाके में बंधकों की मौजूदगी की जताई संभावना। जापान में राजनीतिक संकट। प्रधानमंत्री की पार्टी एलडीपी ऊपरी सदन में बहुमत से दूर। 1955 के बाद पहली बार दोनों सदनों में सत्ताधारी दल के पास बहुमत नहीं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ ईरान परमाणु वार्ता पर राजी। शुक्रवार को चारों देशों के बीच होगी वार्ता। अमेरिका के साथ ओमान की मध्यस्थता में हुई 5 दौर की वार्ता का नहीं निकला था कोई नतीजा। ढाका में बांग्लादेश वायुसेना का F-7 BGI प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त। कम से कम 19 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल। कॉलेज की इमारत से टकराया विमान। देश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। जापान में प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की सरकार को बड़ा झटका लगा है। बीते साल अक्टूबर में निचले सदन में बहुमत खोने के बाद अब सरकार ने उच्च सदन में भी बहुमत खो दिया है। ये 1955 के बाद पहली बार होगा जब जापान में किसी सरकार के पास दोनों सदनों में बहुमत नहीं है। इस हार के बाद भी हालांकि पीएम शिगेरू इशिबा ने पद पर बने रहने का निर्णय लिया है, लेकिन आर्थिक संकट के साथ कई मोर्चों पर संघर्ष कर रही जापान की सत्ता को बनाए रखना उनके लिए अब बड़ी चुनौती होगी। ये रिपोर्ट देखिए। जापान के सत्ताधारी गठबंधन ने 70 सालों के बाद पहली बार संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा फिर भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नजर नहीं आ रहे। यह स्थिति रविवार को हुए ऊपरी सदन के चुनाव नतीजों में ऐतिहासिक परिणाम के बाद बन रही है। दरअसल जापानी संसद के उच्च सदन में कुल 238 सीटें हैं। प्रधानमंत्री इशिबा के गठबंधन के पास पहले से 75 सीटें थीं। बहुमत बनाए रखने के लिए उन्हें इस चुनाव में कम से कम 50 सीटें और जीतने की जरूरत थी, लेकिन एलडीपी और केमोते गठबंधन केवल 47 सीटें ही जीत पाया। इनमें से अकेले एलडीपी को 39 सीटें मिली। इससे पहले बीते साल अक्टूबर में भी प्रधानमंत्री शिबा के गठबंधन को बड़ा झटका लगा था। तब एलडीपी और कोमेतो का गठबंधन निचले सदन के चुनाव में भी बहुमत हासिल करने में नाकाम रहा था। निचले सदन के चुनाव में एलडीपी कोमेतो गठबंधन को 465 में से सिर्फ 215 सीटें ही मिल पाई थी, जबकि बहुमत के लिए 233 सीटों की जरूरत थी। इस चुनाव में मुख्य विपक्षी दल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान यानी सीडीपी को 148 सीटें हासिल हुई थी। ऐसे में उस समय कोई दूसरा गठबंधन भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। हालांकि विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री इशिबा ने चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो वे संसद भंग करके दोबारा चुनाव कराएंगे। इसके बाद विपक्ष पीछे हट गया। 1955 में उनकी पार्टी एलडीपी की स्थापना के बाद ये पहली बार है जब एलडीपी गठबंधन दोनों सदनों में अल्पमत में आ गया है। इससे पहले 3 मौकों पर ऊपरी सदन में बहुमत खोने के बाद प्रधानमंत्री को 2 महीनों के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि प्रधानमंत्री इशिबा ने अभी तक ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने अमेरिका के साथ टैरिफ वार्ता समेत कई मुद्दों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां या प्राकृतिक आपदाएं राजनीतिक स्थिति सुधरने का इंतजार नहीं कर सकते। इस चुनाव में महंगाई और अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर बिगड़ते आर्थिक हालात जैसे मुद्दों की बड़ी भूमिका रही। चावल की कीमतों में बढ़ोतरी इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनी, लेकिन साथ ही इस चुनाव में दक्षिणपंथी मतदाताओं का वोट भी बढ़ता दिखाई दिया। दूर दक्षिणपंथी पार्टी सेंसेतो ने इस चुनाव में सबसे अधिक चौंकाया। ये पार्टी 2020 में यूट्यूब पर शुरू की गई थी। कोविड महामारी के दौर में इससे वैक्सीन के विरोध और अन्य कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसे मुद्दों के चलते पहचान मिली थी। इस पार्टी के पास पहले केवल 1 सीट थी, लेकिन इस चुनाव में सेंसेतो पार्टी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज की है। सेंसेतो जापान फर्स्ट और इमिग्रेशन विरोध जैसे मुद्दों के चलते दक्षिणपंथी हलकों में समर्थन हासिल करती दिख रही है।
विश्लेषकों का मानना है कि दक्षिणपंथी दलों को बढ़ता समर्थन अब एलडीपी के पारंपरिक वोट काट रहा है। एलडीपी छोड़कर जाने वाले वोटर्स का मानना है कि मौजूदा पीएम इशिबा पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की तरह कई मुद्दों पर पर्याप्त राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी रुख नहीं अपनाते। बहुमत न होने की स्थिति में सरकार पहले ही निचले सदन में अन्य छोटे दलों से समर्थन लेकर कानून पारित कराने को मजबूर थी। अब ऊपरी सदन में भी सरकार के सामने यही चुनौती रहेगी। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल वाधवा, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल जी, सबसे पहला सवाल यही है कि पीएम इशिबा की सरकार की ऐसी हालत क्यों हुई जापान के अंदर? देखिए, पीएम इशिबा कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एक तो जैसा कि आपके रिपोर्ट में बताया गया, महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है जापान में, और जो चावल के दाम हैं वो सबसे अहम मुद्दा है इस महंगाई में। दूसरी बात, कुछ समय से जापान इमिग्रेशन की तहत जो उनकी पॉलिसीज रही हैं बाहर से वर्कर्स को लाने की, उसके अगेंस्ट संसेतो पार्टी जो है, जो अभी उभर कर सामने आई है, इस बार 14 सीट उनको मिली है, पिछले चुनाव में 1 ही सीट थी, तो एंटी इमिग्रेशन पार्टी है और उनकी विचारधारा से कई लोग सहमत हैं। इसलिए इस बार महंगाई और एंटी इमिग्रेशन और फिर ट्रम्प के जो टैरिफ जापान पे लग रहे हैं, 25% टैरिफ की धमकी उनको है 1 अगस्त से। और जापान एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश है जो कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी इकोनॉमी काफ़ी दर तक। और जो सिक्योरिटी सिचुएशन है साउथ चाइना सी में चीन के चलते, उससे भी जापान त्रस्त है। तो ऐसी कोई अच्छी खबर इस सरकार के लिए नहीं आई है कुछ महीनों से, और इसके चलते वोटरों ने इनकी तरफ अपना सहयोग नहीं बढ़ाया है। मुझे लगता है कि जैसे कि इशिबा ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर इशिबा ने, कि अगर वे पद पर नहीं बने रहे तो जापान की जो संकट है वो और ज्यादा अनिल जी यहीं पर सवाल आता है और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जब अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों जगह सरकार को बहुमत नहीं है तो क्या वो पद पर बने रह सकते हैं? क्या कुछ वहां का संविधान कहता है? जी, वो बने रह सकते हैं, क्योंकि उनका जो टर्म है खत्म नहीं हुआ है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन लाती है तो उस सूरत हाल में वो नए इलेक्शंस के ऐलान करेंगे, और वो नए इलेक्शन झेलने के लिए ऑपोजिशन रेडी नहीं है। अनिल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर पीएम इशिबा पद पर बने रहते हैं तो आने वाले समय में कौन कौन सी चुनौतियां उनके सामने हैं? क्योंकि जापान की बात करें तो जापान की सबसे बड़ी समस्या है वहां पर बूढ़ी होती जनसंख्या वहां पर कम हो रही है। उसके अलावा जो अमेरिकन टैरिफ है उसका भी एक बड़ा प्रॉब्लम उनके सामने खड़ा हुआ है। तो क्या कुछ चुनौतियां हैं जो उनको आने वाले समय में उनको झेलना पड़ेगा? सबसे बड़ी चुनौती तो अगस्त 1 की जो डेडलाइन है ट्रम्प के टैरिफ्स की, वो जापान के सामने है, और इसीलिए उस पर ज़्यादा जोर रहेगा प्राइम मिनिस्टर इशिबा का और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का कि किस तरह इसका हल निकाला जाए। और दूसरा, जो सिक्योरिटी सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि साउथ चाइना सी को लेकर के और जो सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है, जापान को कोई इस तरह की होप नज़र नहीं आती कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको एक अश्योरेंस मिले कि अगर कुछ इंसिडेंट वहाँ पर होता है तो जापान के साथ ट्रम्प की सरकार खड़ी हुई है। हालांकि जापान और यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, और लेकिन फिर भी उनको ये रीअश्योरेंस की ज़रूरत है। और तीसरी बात, जो बहुत महंगाई जो बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो अगले कुछ हफ्तों में कम होती दिखाई दे रही है मुझे। वो महंगाई निरंतर इसी तरह पर रहेगी जब तक जापान के एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ते। अनिल जी, इसके अलावा एक सवाल और, इस इलाके की अगर बात करें तो इस इलाके में साउथ कोरिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट है। ये 3 काफ़ी अच्छे एलाई यहाँ पर हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया में भी हम देख रहे हैं वहाँ पर भी इनस्टेबिलिटी है, और उसके अलावा जापान के अभी ये हालात हो गए हैं। ऐसे में ये जो इन तीनों देशों का यहाँ पर एक कोalition था नॉर्थ कोरिया के खिलाफ या चीन के खिलाफ, वो कितना कमज़ोर होगा? वो ज़रूर काफ़ी उसमें कमज़ोरी आएगी, क्योंकि
बाकी के जो डोमेस्टिक मुद्दे जो इन देशों के सामने आ गए हैं, साउथ कोरिया के सामने और जापान के साथ में, इसमें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो जो ध्यान केंद्रित था पहले, वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक इश्यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और पब्लिक परसेप्शन ये है कि जो जो उनकी लीडरशिप है वो उनका साथ नहीं दे रही है। इसलिए जब तक ये समर्थन नहीं होगा इस लीडरशिप को दोनों देशों में, तो ये मुश्किलें बनी रहेंगी। एक अंतिम सवाल अनिल जी, ये जो इमिग्रेशन का मुद्दा है, हमने जर्मनी में भी देखा, वहाँ पर भी चुनाव में वोटर्स ने काफ़ी इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से लिया। जापान में भी हम वो देख रहे हैं, और उसके अलावा अमेरिका की बात करें, दूसरे देशों की बात करें, ये इमिग्रेशन के मुद्दे को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? पूरी दुनिया में ये मुद्दा काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं लोग इसको। ऐसा है कि जापान की इकोनॉमी जो है और जर्मनी की इकोनॉमी है, उनमें कुछ फर्क है, क्योंकि जापान की इकोनॉमी में बुढ़ापा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, और जो बूढ़े लोग हैं उनको हेल्प करने के लिए वर्कर्स ज़रूर चाहिए। एक तो नंबर एक ये है। दूसरा, जो एबल बॉडीड वर्कर्स हैं वो जापान में बहुत कम है, इसलिए उनकी वेजेस बढ़ती चली जा रही हैं। इसीलिए जापान ने ये डिसाइड किया है कि एक कोटा रखकर इमिग्रेशन को खोल देंगे, ताकि जापान में बाहर से वर्कर्स आ सके। और इसके चलते जो सांसेदो पार्टी है उसने इसका अपोज किया है। कि जर्मनी में ये जो इमिग्रेशन का इश्यू है ये बहुत दिनों से चल रहा है। ये यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसीज थी इमिग्रेशन की और अपने देश को इमिग्रेंट्स के लिए खोलने की, ये ईयू की पॉलिसीज हैं, और काफ़ी सालों से ये पॉलिसीज एंजेला मर्केल के टाइम से ये पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी। तो वहाँ पर थोड़ा इसमें फ़र्क है, क्योंकि हालांकि अभी जो अपोजिशन है वो अभी उभर कर सामने आ रही है, लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है। जापान में ये एक रिलेटिवली नया मुद्दा है, और जो सांसेटो जो एंटी इमिग्रेशन पार्टी है उसने उसका पूरा फायदा उठाया। ठीक है अनिल जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सुन, तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दे। कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर कमीशन के पैसे काट के बाकी उनके बताए गए बैंक अकाउंट में भेज देना। नासा, अरे फंसेंगे आप भाई साहब। पैसों को मनी म्यूल कहते हैं। देखिए, सावधान रहिए। कुछ अपराधी तत्व कमीशन का लालच देकर अवैध धन का हेर फेर करने के लिए आपके खाते का दुरुपयोग कर सकते हैं। ये गैर कानूनी है, जेल हो सकती है आपको। ये देखिए, फंस गए ना। याद रहेगी आपकी राय। अरे तो इसी बात पे हो जाए एक कटिंग चाय। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ग्रेजुएटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें और रेगुलर इनकम भी आती रहे। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सोशल मीडिया पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान गिरफ्तारी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो को किसी और ने नहीं बल्कि खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर किया है। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि क्या सच में ओबामा को गिरफ्तार किया गया है या मामला कुछ और है। साथ ही आपको बताते हैं कि इस वीडियो को क्यों खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर किया। ये रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में ओबामा को ट्रंप के पास बैठे दिखाया गया है। इसके बाद 3 एजेंट्स ओबामा का कॉलर पकड़कर उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और उनके हाथों में हथकड़ियां लगा देते हैं।
पास में ही बैठे ट्रंप ये सब देखकर मुस्कुरा रहे हैं। वीडियो के अंत में ओबामा जेल की पोशाक में एक सेल के अंदर नजर आते हैं। वीडियो की शुरुआत ओबामा के एक पुराने बयान से हो रही है, जिसमें वो कहते हैं, कोई भी, खासकर राष्ट्रपति भी कानून से ऊपर नहीं है। इसके बाद कई डेमोक्रेटिक नेताओं की क्लिप जोड़ी गई है, जिनमें जो बाइडेन भी शामिल हैं, जो दोहराते हैं, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर शेयर किया। आपको ये भी बता दें कि ये वीडियो AI के जरिए बनाया गया है। इस वीडियो को लेकर अमेरिका और पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रिया आ रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की खूब आलोचना भी हो रही है। कई लोगों ने इसे उकसाने वाला बताया और कहा कि एक राष्ट्रपति का इस तरह के फर्जी वीडियो को शेयर करना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये एपस्टीन केस से ध्यान भटकाने की कोशिश है। ट्रंप ने कुछ हफ्ते पहले ही ओबामा पर 2016 के चुनाव में उनके खिलाफ चुनावी धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप लगाया था। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गेबार्ड ने भी ओबामा पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। गेबार्ड ने कहा था कि चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद ओबामा प्रशासन के अधिकारियों ने 1 साल तक तख्तापलट की योजना बनाई, झूठी खुफिया जानकारी तैयार कर रूस पर अमेरिकी चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। इस साजिश में शामिल लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गेबार्ड ने ओबामा के अलावा उस समय के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जेम्स क्लैपर, पूर्व CIA निदेशक जॉन ब्रेनन, तत्कालीन विदेश मंत्री जॉन कैरी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुजैन राइस और FBI के डेप्यूटी डायरेक्टर एंड्रयू मैकेब को भी इस साजिश में शामिल बताया। अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा साल 2009 से 2017 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। पिछले दिनों उन पर 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान फर्जी दावे के आरोप के बाद अब उनकी गिरफ्तारी का वीडियो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर डाला है। आपको बता दें कि ये एक AI से बनाया फर्जी वीडियो है। ओबामा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अनिल वाधवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, अगर इस खबर की हम बात करें, जो खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने उनका जो सोशल मीडिया है ट्रुथ, उस पर ये शेयर किया, ये वीडियो शेयर किया, सबसे पहले तो क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, काफ़ी दिनों से ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं, तुलसी गेबार्ड की आपने बात करी, जो आपने क्लिप दिखाई, उन्होंने कई बार ये कहा है कि पिछली बार जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में थी तो उसके बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कोशिश करी कि इनके अगेंस्ट एक झूठा डॉसियर बनाया जाए और रशियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जो लिंकेज है ट्रंप की, उसको उजागर किया जाए। और कई बार प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात को दोहराते रहे हैं। अभी लेकिन आजकल अमेरिका में माहौल ऐसा है कि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर वहाँ पर बहुत तहलका मचा हुआ है और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, इंडिपेंडेंट, सभी जो पार्टीज़ हैं, उनके जो सेनेटर्स हैं, वो सभी डिससैटिस्फाइड हैं। मैं कहूँगा कि जो एविडेंस प्रोवाइड करी गई है और जो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करी गई, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार ये कहा है कि कोई जो लिस्ट है वो देने के लिए और नहीं है। हालांकि ये माना जाता है कि एक क्लाइंट लिस्ट थी एप्स्टीन केस में जो कि उजागर नहीं करी गई है। तो इसके चलते जैसे कि आपने रिपोर्ट में देखा, ध्यान बटाने के लिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगाया गया होगा, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन ट्रंप ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कई चौंकाने वाली बातें कर देते हैं और उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनिल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक शुचिता की बात करें या नैतिकता की बात करें, क्या इस तरह का वीडियो एक प्रेसिडेंट को अपने सोशल मीडिया से शेयर करना चाहिए? किस तरह से अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में इसको लिया जाता है? देखिए, इसके ऊपर प्रतिक्रिया ऑलरेडी हो चुकी है और आगे चलकर और भी प्रतिक्रिया होगी। मुझे लगता है कि अगले 2 या 3 दिनों में जो एप्स्टीन का मामला है, इससे ध्यान ज़रूर बटेगा और न्यूज़ चैनल्स में, सोशल मीडिया पर यही डिबेट चलेगी कि ये वीडियो क्यों चलाया गया और उसको एनालाइज किया जाएगा। तो उसके चलते सोशल मीडिया का यूज़ प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर करा है,
अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आगे चलकर कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। अभी तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। अनिल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस सब के बीच चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात करें या तुलसी गैबार्ड की बात करें, जिस तरह के आरोप तत्कालीन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे उसमें? क्योंकि बहुत हद तक ये कहा जा रहा है कि रूस ने चुनावों को प्रभावित किया, ट्रम्प के समर्थन में, इस तरह के आरोप हैं, उसमें क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, भारतवर्ष में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये दो कैंप हैं जो अमेरिका में हैं, और जैसा कि सबको मालूम है ट्रम्प का कैंप अलग है, रिपब्लिकन्स जो हैं उस सभी रिपब्लिकन्स इसके अगेंस्ट होंगे ऐसी भी बात नहीं है, डेमोक्रेट्स इसके अगेंस्ट होंगे ऐसी भी बात नहीं है। लोग बहुत बटे हुए हैं आजकल यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 2 चुनावों के बाद, और पोलराइजेशन सोसाइटी में काफ़ी हो गई है। तो इसके चलते कोई भी ऐसा इंसिडेंट जब होता है तो जो करंट टॉपिक है उससे ध्यान ज़रूर बढ़ता है, और मुझे लगता है कि इसीलिए ये वीडियो वायरल किया गया। अनिल जी, जिस तरह का डिवीज़न वहाँ पर, पॉलिटिकल डिवीज़न हमको देखने को मिला है हाल के दिनों में, या पोलराइजेशन उसको कह दें, इस सब के बीच ट्रम्प के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन गया है अमेरिका के अंदर अपने काम को आगे बढ़ाना? क्योंकि वहाँ पर हम डिवीज़न देख रहे हैं, वो काफ़ी, जिस तरह का डिवीज़न है वहाँ पर, अभी हमने हाल में देखा कि काफ़ी वहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हुए, और उसके अलावा कई राजनीतिक मामलों में हम भारी डिवीज़न देख रहे हैं इस बार। काफ़ी दिनों से ये डिवीज़न हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने कहा, और फिर भी ट्रम्प जो हैं वो जो भी करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, और टैरिफ जो उन्होंने लगाए हैं दुनिया भर के देशों पर उसकी भी काफ़ी प्रतिक्रिया बाहर भी हुई है, अमेरिका में भी हुई है। लेकिन जब तक इकॉनमी जो है अमेरिका की वो ठीक से चल रही है, उसके चलते उनके ऊपर उंगली उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ये इकॉनमी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने लगेगा तब हम देखेंगे कि इसका कई लोग विरोधी जो हैं वो खड़े हो जाएंगे और इसका प्रतिकार करेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक अटेंशन डाइवर्शन की टैक्टिक है, और आगे चलकर किस तरह का अंजाम ये लेती है अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है अनिल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपने दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो। कहाँ? एडमिशन कराने। खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में। आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रूस और यूक्रेन का युद्ध पहले की तरह भीषण बना हुआ है। मॉस्को पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण मॉस्को के कई हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा। तो वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने रात में यूक्रेन पर मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोनों से हमला किया, जिसमें 2 लोग मारे गए, 15 घायल हो गए और देश के कई हिस्सों में नुकसान हुआ और आग लग गई। इस सब के बीच इस्तांबुल में जल्द ही तीसरे दौर की वार्ता के लिए दोनों पक्ष तैयार लग रहे हैं।
ईरान यूरोप की 3 सबसे बड़ी शक्तियों फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के साथ एक बार फिर परमाणु समझौते के लिए वार्ता करने के लिए राजी हो गया है। इन 3 यूरोपीय देशों को सामूहिक रूप से E3 के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ईरान को चेतावनी दी थी कि वार्ता फिर से शुरू करने में विफल रहने पर उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध फिर से लगाए जाएंगे। अब ईरान ने वार्ता शुरू करने पर मुहर लगाई है और ये वार्ता शुक्रवार को इस्तांबुल में होगी। इजरायली सेना ने अपने नए सैन्य अभियान के तहत मध्य गाजा के देर अल अबा शहर पर जमीनी और हवाई हमला शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि हमास के खिलाफ 21 महीने से चल रहे युद्ध के दौरान इजराइल ने यहां अब तक जमीनी हमला नहीं किया। ये इलाका दक्षिणी गाजा के राफा और खान यूनिस से विस्थापित हुए हजारों लोगों से भरा हुआ है। माना जा रहा है कि इस इलाके में इजरायली बंधकों को भी रखा गया है। इक्वाडोर के कुख्यात अपराधी और शक्तिशाली गिरोह के नेता एडोल्फो मैकियास विलामार को मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है। फितो के नाम से मशहूर ये अपराधी 1 साल से भी ज्यादा समय पहले एक उच्च सुरक्षा वाली जेल से भाग गया था, जहां वो कई अपराधों के लिए 34 साल की सजा काट रहा था। उसे इसी साल जून में फिर से पकड़ लिया गया था। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग सांगपो कहा जाता है, पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाना शुरू कर दिया है। शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इसकी शुरुआत की। ये बांध भारत के अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे चीन के निंगची शहर में बनाया जा रहा है। इसकी कुल लागत करीब 12 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। भारत इस बांध के प्रभाव को लेकर पहले ही गहरी चिंता जता चुका है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और M23 विद्रोही समूह ने शनिवार को दोहा में एक समारोह में 18 अगस्त तक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने का संकल्प लिया। हालांकि अभी भी लंबित मुद्दों पर बातचीत जारी है। दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने नई समय सीमा निर्धारित करने वाले सिद्धांतों की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ये समारोह महीनों तक चली कतरी मध्यस्थता वार्ता के बाद आयोजित किया गया था।